तो अब हम देखेंगे कि उत्पादक का संतुलन कैसे होता है, मतलब उत्पादक संतुलन की शर्तें। ठीक है, तो तुम हेडिंग डाल सकते हो, यही है अपना पुराना हेडिंग, उत्पादक। ठीक है, उत्पादक संतुलन, संतुलन, उत्पादक संतुलन की शर्तें। मतलब क्या कंडीशन है कि उत्पादक का संतुलन होगा, मतलब कि उत्पादक को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। तो देखो दो तरह के कंसेप्ट है उत्पादक की संतुलन के शर्त के, जैसा कि तुम जानते हो। ठीक है, इसके लिए ब्रैकेट में लिख लेना एमआर एमसी की सहायता से। किसकी सहायता से? एमआर और एमसी की सहायता से। वैसे तो आज के समय में कोई किसी की सहायता नहीं करता, आज के समय में कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता, लेकिन फिर भी लिख लो एमआर एमसी की सहायता से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा हेडिंग है इस चैप्टर से, ये खास हेडिंग है क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है उत्पादक संतुलन। और उत्पादक संतुलन की क्या शर्तें होती है वो तुम्हें इस चैप्टर से पता चलेंगी। ठीक है, तो देखो उत्पादक संतुलन की शर्तों को तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट लिखना नंबर 1 के अंदर। लिखो नंबर 1 में, उत्पादक संतुलन की स्थिति को सीमांत संप्राप्ति, देखो वोट पे, मतलब कि एमआर, सीमांत लागत मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, उत्पादक संतुलन की स्थिति को सीमांत संप्राप्ति तथा सीमांत लागत की सहायता से दिखाया जा सकता है। उत्पादक संतुलन की स्थिति को सीमांत संप्राप्ति तथा सीमांत लागत की सहायता से दिखाया जा सकता है। सीमांत लागत की सहायता से दिखाया जा सकता है ना। मैं किसका यूज करने वाला हूं? सीमांत संप्राप्ति मतलब कि एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू। मैं यूज करने वाला हूं सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। ठीक है, सीमांत संप्राप्ति तथा सीमांत लागत की सहायता से दिखाया जा सकता है। अब लिखो नंबर 2। अब मैं वो शर्तें लिखाऊंगा, आखिर वो कौन सी शर्तें जो उत्पादक संतुलन के लिए पूरी होनी जरूरी है। तो पहले लिखो नंबर 2 में, उत्पादक संतुलन की 2 शर्तें होती हैं। कितनी शर्त होती हैं भाई? 2 शर्त, है ना। उत्पादक संतुलन की 2 शर्तें होती हैं। अब वो कौन कौन सी 2 शर्तें हैं वो देखना है हमें। ठीक है, लिखो स्मॉल ए, सारा खेल इसी चीज का है। सारा खेल किसका है? इसी चीज का। देखो पहली शर्त बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहली शर्त ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर आनी चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट के। ध्यान से सुनो, पहली शर्त कहती है कि मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट के। अगर वो बराबर है तो उत्पादक संतुलन की पहली शर्त हो गई पूरी। अगर वो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ गया तो तुम्हारी उत्पादक संतुलन की पहली शर्त पूरी हो गई। ठीक है, अब जरा दूसरी शर्त सुनो। दूसरी शर्त थोड़ी सी खास है। दूसरी शर्त ऐसे लॉजिक में नहीं है, लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में। ठीक है, तो लिखो, पहले मैं बता देता हूं दूसरी शर्त है क्या। ध्यान से सुनो, दूसरी शर्त यह है कि अगर पहली शर्त पूरी हो गई, ध्यान से सुनो, दूसरी शर्त यह है कि अगर पहली शर्त पूरी हो गई मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के क्या आ चुका है? बराबर आ चुका है। अगर वो बराबर आ गया तो उसके बाद
उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अगर उत्पादक संतुलन की पहली शर्त पूरी हो गई तो उसके बाद, ध्यान से सुनो, उसके बाद किसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट की। ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू बढ़नी चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू की नहीं बोल रहा। मुझे मार्जिनल रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है। मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू चाहे कम होए चाहे ज्यादा होए, मुझे मतलब है मार्जिनल कॉस्ट से। ये उत्पादक संतुलन की दूसरी शर्त है। कितनी शर्त है, दूसरी शर्त है। लिखो नंबर बी के अंदर, लिखो संतुलन बिंदु के बाद सीमांत लागत संतुलन बिंदु के बाद सीमांत लागत बढ़नी चाहिए। संतुलन बिंदु के बाद सीमांत लागत बढ़नी चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर पहली शर्त पूरी हो गई, मार्जिन रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ गया, तो दूसरी शर्त ये है कि इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये दोनों बातें ना तुम्हें अभी टेबल से ज्यादा समझ में आएंगी। जिस बच्चे को अभी समझ में आ गई है 100%, मैं तो कहता हूं अच्छी बात है। और जिसको नहीं समझ में आई है, मतलब कि जिसको सिर्फ 50% समझ में आई है, तो वो थोड़ा सा इंतजार करेगा। और जिसको इतनी सी भी नहीं आई है, 0%, कुछ आया ही नहीं समझ में, तो उसको मैं हाथ जोड़ सकता हूं, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो देखो एक टेबल बनानी है, सारा खेल ही टेबल का है ना। तुमने देखा होगा इस बुक के अंदर है क्या, टेबल ग्राफ टेबल ग्राफ टेबल ग्राफ टेबल ग्राफ। हमारी आधी जिंदगी 12th क्लास में किस में निकल गई, टेबल ग्राफ में। बताओ और क्या है, हम धरती पर आए हैं टेबल ग्राफ बनाने के लिए, तो बनाते हैं फिर जब आए तो। लिखो क्वांटिटी मतलब उत्पाद, क्वांटिटी मतलब उत्पाद, क्या है ये, अपनी क्वांटिटी। अपनी नहीं है, प्रोडक्ट की है भाई, अपनी कहाँ है, अपना तो आजकल शरीर भी नहीं है कि नहीं। शरीर भी हमारा पंच तत्वों का बना है, और जब हम खत्म होएंगे तो इसी में मिल जाएगा। तुम भी नहीं बचोगे, मैं भी नहीं बचूंगा, तो क्या उखाड़ लोगे, मेरी बस वीडियो क्लास चलती रहेगी। देखने वाले बदल जाएंगे, दिखाने वाला वही रहेगा। समझ रहे हो ना, वैल्यू देख रहे हो उसकी। खैर, क्वांटिटी में लिखना है तुम्हें, एक से लेकर कहां तक, बताओ 100 तक लिखवाऊंगा, नहीं, इतना मेहनती तो तुम हो नहीं, और इतना शक्तिशाली मैं भी नहीं हूं कि 1 से लेकर 100 तक लिखवा दूंगा ना। 1 से लेकर 12 तक लिखेंगे भाई। लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत ही बढ़िया। अब बताओ किस किस चीज की बात हो रही है, एक तो सीमांत लागत की बात हो रही है, और एक सीमांत संप्राप्ति की बात हो रही है ना। बताओ मैं उत्पादक संतुलन किसकी सहायता से समझा रहा हूं, सीमांत लागत की सहायता से और सीमांत संप्राप्ति की सहायता से। तो केवल इन्हीं दो चीजों से मतलब है, फालतू की चीजों से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि तुम में से कुछ बच्चे फालतू के हो सकते हैं, तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है कि नहीं। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम में से कोई भी फालतू का नहीं है, बड़े ही काम के बच्चे हो। ऐसे बेमिसाल बच्चे भगवान सबको मिले। देखो मार्जिनल रेवेन्यू है ना, सीमांत संप्राप्ति। कौन सी संप्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति नहीं, सीमांत लागत। बताओ क्या इन दो के अलावा मुझे किसी और चीज की फिलहाल जरूरत है, नहीं है जरूरत, नहीं है तो क्या कर लोगे मेरा, नहीं है तो नहीं है ना। अब तुमने सुना होगा, मैंने तुम्हें बताया था
इससे पहले के चैप्टर में पता नहीं संप्राप्ति वाले चैप्टर में बताया था या फिर मैंने तुम्हें उससे पहले के चैप्टर में बताया था, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि मैंने बताया था। कोई बात नहीं, मैं याद दिला रहा हूं, जिसे मालूम है वो भी जान लो और जिसे नहीं है मालूम वो तो जानेंगी। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, कीमत किसके बराबर होती है? एवरेज रेवेन्यू के। शायद तुम लोगों को ये बात याद ना हो, और अगर शायद याद है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जिसे सब कुछ भूल जाओ बस बोर्ड पर देखो। कीमत मतलब कि प्राइस, प्राइस किसके बराबर होता है? एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। और तुम्हें याद होगी मैंने साथ में ये भी बताया था कि एवरेज रेवेन्यू भी अल्टीमेटली किसके बराबर होती है? मार्जिनल रेवेन्यू के। देखो, वस्तु की कीमत, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन कौन से बाजार में बराबर होते हैं? सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। मैंने ये बताया था, इसके बारे में और डीपली कौन से चैप्टर में मिलेगा? बाजार वाले चैप्टर में, है ना। अभी तो बस इतनी सी बात जान लो कि कीमत किसके बराबर होती है? AR के। कीमत किसके बराबर होती है? MR के। तो इस तरीके से ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और तुम्हें ये भी बात मैंने बताई होगी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत कभी नहीं बदलती। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत कभी नहीं बदलती। मान लो कीमत 15 रुपए, बोर्ड पे देखो, मान लो कीमत 15 रुपए, तो एवरेज रेवेन्यू भी कितनी हो जाएगी? 15। मार्जिनल रेवेन्यू भी कितनी हो जाएगी? 15, है ना। मान लो कीमत 10 रुपए, तो एवरेज रेवेन्यू भी कितनी हो जाएगी? 10 रुपए। और मार्जिनल रेवेन्यू भी कितनी हो जाएगी? 10 रुपए हो जाएगी, है ना। तो देखो, मैं मान रहा हूं 12 रुपए, मतलब कि मार्जिनल रेवेन्यू हर बार कितने की चलेगी? 12 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए। लिखते चलो भाई, मैं गाना ही गाता रहूं क्या? ये लो जी, 12 रुपए की एवरेज रेवेन्यू हो गई। लेकिन तुम्हें मालूम है मार्जिनल कॉस्ट सेम नहीं रहती। मार्जिनल कॉस्ट घटती है, बढ़ती है ना। याद है ना, मार्जिनल कॉस्ट घटती है और फिर बढ़ती है। अब देखो, मैं अपनी तरफ से एक मार्जिनल कॉस्ट ले रहा हूं, तुम लोग टेस्ट के अंदर इसी मार्जिनल कॉस्ट को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अपनी तरफ से कोई नई मार्जिनल कॉस्ट ले सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक लॉजिक बता देता हूं कैसे बनेगी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के लिए ध्यान रखना कि पहले तो मार्जिनल कॉस्ट को घटाना है और फिर मार्जिनल कॉस्ट को बढ़ाना है। ध्यान से सुनो, देखो, मार्जिनल कॉस्ट पहले तो घटेगी, नीचे आएगी, और घटने के बाद फिर से कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें अल्टीमेटली पता है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ग्राफ बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मार्जिनल कॉस्ट नीचे गिरती है और गिरने के बाद फिर ऊपर उठती है। इसका मतलब पहले मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज करती है और फिर इंक्रीज करती है। तो देखो कितनी अच्छी मार्जिनल कॉस्ट है, बड़ी प्यारी मार्जिनल कॉस्ट है। 15, 12, 10, 9, 8, बताओ घट रही है ना? 7, 8, 9, 10, कोशिश करना कि डिजिट के सामने ही डिजिट होए। 12, 15, 20, है ना। तो देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट घटती है और घटने के बाद बढ़ती है ना। लेकिन कभी भी मार्जिनल कॉस्ट तुम्हारी जीरो नहीं हो सकती। देखो, ये जो लास्ट पे 20 है मार्जिनल कॉस्ट का, ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं इसको, क्योंकि इसका दिखना जरूरी है। अभी पता चल जाएगा क्यों। लास्ट वाले 20 का दिखना जरूरी है। तुम सोचोगे ऐसी क्या खास बात है 20 में, 20 में चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। खैर, मैंने ऊपर लिख दिया, तुमने मुझे रोका भी नहीं, है ना। रोकोगे कैसे? तुम वीडियो रोक सकते हो बस, मुझे नहीं रोक सकते। चलो खैर, अब मुझे बताओ, उत्पादक संतुलन ढूंढना है और दो शर्तें बताई थी। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये थी कि मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होनी चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट के। पहली शर्त ये थी कि MR और MC, MR और MC क्या हो जाने चाहिए आपस में?
क्या बराबर हो जाने चाहिए, ठीक है। मुझे बताओ, देखो क्या तुम्हें यहां पर बराबर दिखाई दे रहा है? देखो मार्जिनल रेवेन्यू कितनी है 12, मार्जिनल कॉस्ट भी कितनी है 12, बन गया स्टार, बराबर आ रही है ना। ध्यान से देखो, पहली शर्त क्या थी? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, चाहे कितनी भी हो। देखो 12 और 12, इसलिए मैंने इस पर क्या लगा दिया? स्टार। अब मुझे बताओ दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी चाहिए, इसी बिंदु के बाद। मैंने बोला है ना, संतुलन बिंदु के बाद, इसी बिंदु के बाद बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट। अब जरा बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ 12 के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है क्या? 10, 9, 8, नहीं बढ़ रही है। तुम कहोगे हाँ सर बढ़ तो रही है, आगे जाके बढ़ रही है। मैंने कंडीशन ये लिखवाई है कि बिंदु के बाद ही बढ़े, बिंदु के बाद से ही बढ़नी शुरू होनी चाहिए, ना कि 10 साल बाद जाकर बढ़े। उसी समय के अंदर अंदर, उसी बिंदु के बाद बढ़नी चाहिए, ये नहीं कि 6-7 इकाइयों के बाद बढ़े। उसका क्या चार्ट डालेंगे फिर बाद में बढ़ने का? नहीं। देखो पहली शर्त तो हो गई पूरी, लेकिन दूसरी शर्त रह गई अधूरी। क्या ये संतुलन का बिंदु हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों शर्तों का पूरा होना उतना ही जरूरी है जैसे कि एक इंसान के लिए बालों में तेल लगाना, है ना? नहीं तो बाल झड़ जाते हैं भाई, और भरी जवानी में क्या हो जाता है वो? सपाचट, मतलब कि टकला। टकला समझते हो? मैं समझता हूं, लड़कियां नहीं समझती। चलो छोड़ो, लड़कियां वैसे भी कुछ नहीं समझती, है ना। चलो खैर, तो इस बिंदु को तो हमने कर दिया रिजेक्ट। हमने इससे बोला भाई उल्टा हो, पीछे से लात मारी, भाग गया, भाग गया ही, है ना। दूसरा ढूंढेंगे भाई, एक गया दूसरा आएगा, एक गया दूसरा आएगा। देखो जरा मिल गया मुझे तो दूसरा। मुझे बताओ सीमांत संप्राप्ति 12 और सीमांत लागत फिर से कितनी है? 12 है भाई। हो गया हमारा काम। पहली कंडीशन पूरी हो गई क्या? भाई कंडीशन तो पूरी हो गई, घेर लो इसको, स्टार बना लो, छोटा सा क्या बना लो? स्टार बना लो, घेर लिया। देखो पहली कंडीशन पूरी होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, पहली कंडीशन पूरी करके कोई तीर नहीं मार देता आज के समय में। पहली कंडीशन तो आजकल लड़की पूरी कर देती है। दूसरी कंडीशन का खेल होता है। दूसरी कंडीशन क्या थी भाई? दूसरी कंडीशन ये थी कि उसके बाद एमसी बढ़ना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि उस बिंदु के बाद मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत बढ़नी चाहिए। मुझे बताओ 12 के बाद सीमांत लागत कितनी हो गई? 15। आ गए मजे, बढ़ गई ना। अब देखो 15 के बाद सीमांत लागत कितनी हो गई? 20 हो गई। फिर मजे आ गए भाई, मन में कितने लड्डू फूटे? पूरे 2 लड्डू फूटे, है ना। क्यों? क्योंकि पहले तो 12 से हुई 15, एक लड्डू फूटा। फिर 15 के बाद मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत हो गई 20, फिर ये फूटा दूसरा लड्डू। तो मुझे बताओ संतुलन उत्पादक को दूसरी इकाई पर मिलेगा या संतुलन उत्पादक को 10वीं इकाई पर मिलेगा? तो तुम कहोगे 10वीं इकाई पर। मैं पूछूंगा क्यों? तो तुम बोलोगे क्योंकि 10वीं इकाई पर उत्पादन के संतुलन की दोनों शर्तें क्या हो रही हैं? पूरी हो रही हैं। उत्पादक के संतुलन की दोनों शर्तें क्या होती दिखाई दे रही हैं? पूरी होती दिखाई दे रही हैं। इस टेबल को प्रॉपर बना लो। एक तो इस वाले 12 पर स्टार बना लेना, एक इस वाले 12 पर स्टार बना लेना। लेकिन तुम जानते हो असली स्टार कौन है? असली स्टार नीचे वाला 12 है, ठीक है। तो इस टेबल को ड्रॉ कर लो, अगर साथ साथ ड्रॉ कर लिया है तो अच्छी बात है। अब जितनी भी बातें मैंने समझाई है ना, वो सारी बातें तुम्हें लिखनी है ना। तो देखो टेबल के बाद टेबल ड्रॉ कर लो, टेबल के बाद लिखो नीचे नंबर 1 पॉइंट। नोट में नहीं लिखना, सीधा नंबर 1 पॉइंट लिखना है। लिखो उपरोक्त तालिका में एमआर तथा एमसी,
उपरोक्त, उपरोक्त तो लिख लोगे ना, लिख लो, वैसे मैं खुद ही नहीं लिख पाऊंगा। उपरोक्त तालिका में एमआर तथा एमसी दो स्थितियों में बराबर है। कितनी स्थितियों में बराबर है? दो स्थितियों में। कितनी स्थितियों में? दो स्थितियों में। उपरोक्त तालिका में एमआर तथा एमसी दो स्थितियों में बराबर है। जब उत्पादक उत्पादन की दो इकाइयां बनाता है, बोर्ड पे देखो, दो इकाइयां बना रहा है तब भी बराबर है, 10 इकाइयां बना रहा है तब भी बराबर है। लेकिन हमें मजा किस में आया? किस में दो लड्डू फूटे? दो लड्डू फूटे नीचे वाले में, है ना। देखो, जब उत्पादक उत्पादन की दो इकाइयां बनाता है, जब उत्पादक उत्पादन की दो इकाइयां बनाता है, कितनी इकाइयां बनाता है भाई? दो इकाइयां। उत्पादन की दो इकाइयां बनाता है तथा जब उत्पादन की 10 इकाइयां बनाई जाती हैं, है ना। तो दो स्थितियां बताई हैं मैंने। कौन कौन सी दो स्थितियां जब बराबर थी सीमांत लागत? एक तो तब जब वो दो इकाइयां बनाता है, और एक वो तब जब वो 10 इकाइयां बनाता है। तो देखो वही लिखवा रहा हूं, जब उत्पादक उत्पादन की दो इकाइयां बनाता है तथा जब उत्पादन की 10 इकाइयां बनाई जाती हैं, है ना। दो इकाइयों पर, 10 इकाइयों पर, दो इकाइयों पर, 10 इकाइयों पर। गाते रहो ये गाना, है ना। अब लिखो नंबर 2, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो भाई, कंजूसी से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। कंजूसी नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। हालांकि तुम लोगों के अंदर कंजूसी कूट कूट के भरी हुई है, बॉडी में इतना खून नहीं है जितना कंजूसी है। तो लिखो फिर इसी बात पर, इतनी कंजूसी है तो। लिखो नंबर 2 में। अब मुझे बताओ, मैंने ये तो बता दिया कि दो इकाइयों पर और 10 इकाइयों पर बराबर है, लेकिन संतुलन कहां पर है? 10 इकाई पर या 2 इकाई पर? 10 इकाई पर। लिखो नंबर 2 में, लिखो, परंतु उत्पादन की दूसरी शर्त यह है कि, परंतु उत्पादन की दूसरी शर्त, शर्ट नहीं, कभी शर्ट लिख दो, है ना, शर्त हो रहा है, शर्त था, तोतले वाला था। परंतु उत्पादन की दूसरी शर्त यह है कि संतुलन बिंदु के बाद, संतुलन बिंदु के बाद एमसी का मान, संतुलन बिंदु के बाद एमसी का मान बढ़ना चाहिए। एमसी का मान मतलब कि एमसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, है ना। एमसी का मान बढ़ना चाहिए। लिखो, अर्थात उत्पादक का संतुलन, अर्थात उत्पादक का संतुलन तभी होगा, उत्पादक का संतुलन तभी होगा जब वह उत्पादन की 10 इकाइयां बनाएगा, है ना। उत्पादक का संतुलन तभी होगा जब वह उत्पादन की 10 इकाइयां बनाएगा। कितनी इकाइयां बनाएगा भाई वो? 10 इकाइयां बनाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका खेल। खेल मत करो, देखा मैं कितना अच्छा रब करता हूं। तुम्हारा चेहरा भी ऐसे रब कर सकता हूं मैं।
अब एक लाइन छोड़कर लिखो, है ना। मैंने नंबर 2 पॉइंट लिखवाया, नंबर 2 के बाद है ना एक लाइन छोड़ दो, उस लाइन के बाद लिखो। लिखो अतः, लिख लोगे अतः, पता है अतः, है ना। लिखो अतः उत्पादक संतुलन इस स्थिति में होगा, अतः उत्पादक संतुलन इस स्थिति में होगा जब उत्पादक संतुलन इस स्थिति में होगा, कब कब होगा, उत्पादक संतुलन इस स्थिति में होगा जब, हाँ जब के बाद लिखो अगली लाइन में, देखो जब के बाद लिखना है। कब होगा, जब mr और mc दोनों किसके बराबर आ रहे थे, 12 के बराबर, ठीक है। और साथ ही साथ उसके बाद mc क्या करेगा, नाचेगा नहीं, mc उसके बाद क्या करेगा, बढ़ेगा। तो दोनों बातें किस पर पूरी हो रही है, 10वीं इकाई पर, है ना। मुझे बताओ पहली स्थिति दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर रही है, दूसरी स्थिति दोनों शर्तों को पूरा कर रही है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इसलिए ये संतुलन का बिंदु है, ठीक है। तो दोनों के दोनों एक तो 12 पर बराबर है ना, लेकिन 10वीं इकाई पर mc बढ़ रहा है। तो ये दोनों बातें लिख लो, mr इक्वल टू mc इक्वल टू 12, और कोमा लगा के लिखो आगे mc बढ़ेगा, है ना। अब मैं दोनों स्थिति को मैथमेटिकली सॉल्व करवाऊंगा कि आखिर उत्पादन की 10वीं इकाई पर ही संतुलन क्यों हो रहा है। क्वेश्चन ये है, माना कि तुम ये बोलोगे कि सर दोनों शर्तें उसी पर पूरी हो रही है इसलिए संतुलन हो रहा है, लेकिन वो तो हुआ इकोनॉमिक रीजन। वो कौन सा रीजन हुआ, इकोनॉमिक रीजन, कि मैंने कंडीशन बताई, तुमने उन कंडीशन को सेट करा, और जहां पर कंडीशन सेट हुई वहां पर तुम्हारा संतुलन बन गया। ये तो हुई शर्तों वाली बात है ना। लेकिन अब मैं मैथमेटिकली करके दिखाऊंगा कि आखिर संतुलन 10वीं इकाई पर ही क्यों हो रहा है। तो अगर पेपर में, वैसे तो खैर ये क्वेश्चन हमेशा 6 में ही आया है जब भी आया है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो बिना टेबल के नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करना होता है ना। तो जब भी आता है 6 में ही आता है ये, ठीक है। तो देखो कैसे, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्थिति 1 पर संतुलन क्यों नहीं हुआ और स्थिति 2 पर संतुलन क्यों हुआ, है ना। पहली सिचुएशन क्या थी, जब वो 2 इकाइयां बना रहा है, दूसरी सिचुएशन क्या थी, जब वो 10 इकाइयां बना रहा है। तो पहली सिचुएशन पर संतुलन नहीं मिला क्योंकि दोनों शर्तें नहीं पूरी हुई, दूसरी पर मिल गया क्योंकि दोनों शर्तें उसकी पूरी हो गई। तो ये तो हुआ इकोनॉमिक रीजन, लेकिन मैथमेटिकली ऐसा क्यों हुआ वो मैं तुम्हें अब बताऊंगा, और तुम्हें मजा आ जाएगा सुनकर, अगर तुम्हें समझ में आएगा तो। तो देखो आगे मैं सॉल्यूशन कराने से पहले मैं तुमसे ये पूछूंगा, मैंने ये बात कई बार बता दी है, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये बात मालूम नहीं होगी। शर्तें इस बात की नहीं होगी मालूम, है ना। और हो सकता है सारे के सारे चुनिंदा बच्चे ऐसे हो जिन्हें मालूम हो पहले से ही, है ना, अच्छी बात है। फिर देखो तुम्हें एक बात मैंने बता रखी है कि जब भी हम मार्जिनल को जोड़ते हैं, जब भी मार्जिनल रेवेन्यू को जोड़ा जाता है तो कौन सी रेवेन्यू निकलती है, टोटल रेवेन्यू। जब भी हम मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ते हैं तो कौन सी कॉस्ट निकलती है, टोटल कॉस्ट। जब भी मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते हैं तो कौन सी यूटिलिटी निकलती है, टोटल यूटिलिटी। जब भी हम मार्जिनल प्रोडक्शन को जोड़ते हैं तो कौन सा प्रोडक्शन निकलता है, टोटल प्रोडक्शन। भाई इतना काफी है। तो कुल मिलाकर एक बात दिमाग में बिठा लो, किसी भी चीज का मार्जिनल हो, चाहे रेवेन्यू का मार्जिनल हो, चाहे कॉस्ट का मार्जिनल हो, चाहे यूटिलिटी का मार्जिनल हो, चाहे प्रोडक्शन का मार्जिनल हो, जब भी तुम मार्जिनल को टोटल करोगे तो मार्जिनल को जोड़कर क्या निकलता है, टोटल रेवेन्यू। जब भी मार्जिनल को जोड़ा जाता है तो कौन सी रेवेन्यू मिलती है, टोटल रेवेन्यू। जब भी मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ा जाता है तो टोटल कॉस्ट मिलती है। ये सारी बातें मैंने पिछले चैप्टर्स के अंदर बता दी है, मैंने सभी चैप्टर का एक साथ लिख दिया, है ना। तो ये बात तुम्हारे दिमाग के अंदर चिपक जानी चाहिए, और कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ चुका है
कि सीमांत लागत की सहायता से कुल लागत कैसे ज्ञात की जाती है, सीमांत संप्राप्ति की सहायता से कुल संप्राप्ति कैसे प्राप्त की जाती है। तो तुम्हें बताना है सीमांत संप्राप्ति को जोड़कर कुल संप्राप्ति मिलती है, सीमांत लागत को जोड़कर कुल लागत मिलती है। ठीक है, तो देखो अब मैं दोनों स्थिति को पेश कर रहा हूं तुम्हारे सामने कि पहली स्थिति पर संतुलन क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या खुजली थी, और दूसरी स्थिति पर संतुलन कैसे हो गया, ऐसी भी क्या खुजली थी। ठीक है, तो देखो इस खुजली इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस वाली चीज को रब कर रहा हूं, कर दिया है। अब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। लिखो स्थिति नंबर 1, ऐसे लिखना है। टेस्ट के अंदर भी पेपर के अंदर भी इस तरह से एक्सप्लेन कर दो, टीचर खुश हो जाएगा। हो सकता है चेक करने के साथ साथ तुम्हें थोड़े से रुपए भी दे दे। रुपए नहीं देने वाला, मत परेशान हो। ठीक है, लिखो स्थिति नंबर 1 में पहले तो थोड़ा सा लिखना है। स्थिति नंबर 1 कौन सी है, स्थिति नंबर 1 वही है जब उत्पादक कितनी इकाइयां बना रहा है, 2 इकाइयां। स्थिति नंबर 2 कौन सी है, स्थिति नंबर 2 वही है जब उत्पादक कितनी इकाइयां बना रहा है, 10 इकाइयां। कितनी इकाइयां बना रहा है, 10 इकाइयां। लिखो जब उत्पादन की 2 इकाइयां बनाई जाती हैं, जब उत्पादन की 2 इकाइयां, कितनी इकाइयां, 2। जब उत्पादन की 2, ये देख रहे हो, बाहर निकालूं क्या टीवी से, आया दिखा है। जब उत्पादन की 2 इकाइयां बनाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो नीचे एक्सप्लेन करना है, बोर्ड पे देखो। पहले मैं तुम्हें टीआर निकलवा रहा हूं, मुझे बताओ टीआर का फॉर्मूला क्या होता है। टीआर का फॉर्मूला ये होता है ना, अब ये भी बताया था, मार्जिनल को जोड़कर क्या निकलती है, टोटल निकलती है। अगर मैं तुमसे पूछूं टीसी का बताओ, तो तुम फिर से बोलोगे मार्जिनल को जोड़कर क्या निकलती है, टीसी निकलती है। देखो मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगी, मार्जिनल रेवेन्यू को जोड़ोगे तो टोटल रेवेन्यू मिलेगी। अभी पता चल जाएगा मैं क्यों निकलवा रहा हूं, बस मुझे इतना सा बता दो। देखो तुम्हें मार्जिनल रेवेन्यू जोड़नी है, मैंने तो टेबल रब कर दी है, मैंने तो टेबल रब कर दी, तो मेरे पास तो टेबल है नहीं, इसलिए मैं तुमसे पूछूंगा। मुझे बताओ, मुझे मार्जिनल जोड़नी है, अपनी टेबल खोल लो, मतलब टेबल वाला पेज निकाल लो, टेबल तो है ही तुम्हारे पास। टेबल वाले पेज पर देखो मार्जिनल रेवेन्यू कितनी दिखाई दे रही है, 12 12 12 है ना। सारी मत जोड़ना, सारी की सारी मार्जिनल रेवेन्यू नहीं जोड़नी है, सिर्फ कितनी जोड़नी है मुझे बताओ। स्थिति 1 के अंदर कितनी इकाइयां हैं, 2 इकाइयां। तो सिर्फ कितनी मार्जिनल जोड़ोगे, सिर्फ कितनी मार्जिनल जोड़ोगे, शुरू की 2। मुझे बताओ पहली मार्जिनल भी 12 होगी, देखना जरा अपनी टेबल में। दूसरी मार्जिनल भी कितनी होगी, 12। चेक कर लो, मेरे पे भरोसा मत करो भाई, मुझे कुछ नहीं आता, अपनी आंखों पर पूरा भरोसा करो। दिमाग तो है नहीं क्योंकि, है ना, दिमाग पर मत करना, खराब हो जाएगा काम, है ना। बताओ दोनों मार्जिनल को जोड़कर टोटल रेवेन्यू कितनी मिल गई, 24 रुपए की। फटाफट से 24 को 100 से मल्टीप्लाई करके मुझे दे दो रुपए, डिजिट नहीं, डिजिट तो बहुत है मेरे पास। समझ में आ गया ना। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तुमने मार्जिनल को जोड़ा, क्वेश्चन ये है कि सारी मार्जिनल क्यों नहीं जोड़ी, सिर्फ 2 ही क्यों जोड़ी। बताओ स्थिति 1 के अंदर कितनी इकाइयां हैं, सिर्फ 2 इकाइयां हैं, तो मैं मार्जिनल भी कितनी इकाइयों का जोड़ूंगा, सिर्फ 2 इकाइयों का, है ना। अब उधर काम करते हैं। अब मुझे बताना टीसी। मुझे बताओ मार्जिनल कॉस्ट की टेबल देखो, मैंने मार्जिनल कॉस्ट भी बनवा रखी है। अब देखो मेरे पास तो टेबल है नहीं, इसलिए मैं इतना लाचार महसूस कर रहा हूं। कौन सा महसूस कर रहा हूं, लाचार महसूस कर रहा हूं, लाचार। ठीक है, लाचार समझते हो ना, मुझे खुद नहीं पता, है ना। जैसे लाचार होता है ऐसे ला 5 भी होता है और ला 3 भी होता है ना, लाचार। तो देखो टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो शुरू की 2 मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करूंगा, शुरू की 2 मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करूंगा।
अब देखो शुरू की दो मार्जिनल कॉस्ट देखकर बताओ, पहली मार्जिनल कॉस्ट तुम्हें दिखाई दे रही होगी 15, है ना, और दूसरी मार्जिनल कॉस्ट देखो अपनी टेबल में कितनी दिखाई दे रही है, दूसरी मार्जिनल कॉस्ट दिखाई दे रही होगी 12। हाँ दोनों को ऐड कर दो भाई 27, फटाफट से 27 को 100 से मल्टीप्लाई करके रुपए मुझे दे दो, कभी कभार दे भी दिया करो। चलो खैर, तुम सोच रहे होंगे मैं इनका क्या चार्ट डालूंगा, टीआर और टीसी निकाल के बैठ गए, टीआर और टीसी निकाल के धर दिया और बातें बनाए चला जा रहा हूं। ठीक है, देखो मुझे बताओ, मैंने तुम्हें ये बात पहले से बता दी है कि उत्पादक का संतुलन इस पर नहीं है। हाँ क्यों नहीं है वो समझाने वाला हूं। ठीक है, मुझे बताओ उत्पादक का संतुलन वो होता है ना जहां पर उसको लाभ मिलता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, लाभ मिलता है वो भी सबसे ज्यादा मिलता है। अब देखो यहां पर उसे मिला क्या, मुझे बताओ, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें लाभ का फॉर्मूला लिखवा रखा था, टी आर माइनस टीसी, याद है भाई, लाभ का फॉर्मूला लिखवाया था ना, टी आर माइनस टीसी। मुझे बताओ टी आर अभी अभी निकाला है कितना है 24, और टीसी निकाली है 27, बताना 24 में से 27 गए, माइनस के 3 आएंगे, मुझे बताओ क्या ये लाभ है? ये लाभ नहीं है, ये लाभ नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये बल्कि क्या है, ये लॉस है। इसका मतलब ये हुआ स्थिति 1 पर संतुलन तो दूर की बात है, उल्टा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और क्या लॉस वो करेगा, इसीलिए इसको संतुलन बिंदु तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता। पहली शर्त पूरी हो रही थी, अच्छी बात है, दूसरी शर्त अच्छा हुआ नहीं पूरी हुई, हम तो पागल हो जाते। देखो मैं बताता हूं, मुझे बताओ टोटल कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, तुम्हारा खर्चा आया 27 रुपए का, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, खर्चा, तुम्हारा खर्चा कितने रुपए का आया, 27 रुपए का, लेकिन रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई, और तुमने कितने रुपए कमाए, कमाए हैं सिर्फ 24 रुपए। देखो खर्चा आया था 27 का, तुमने इस मार्कर को बनाने के लिए कितने रुपए खर्च करे थे, 27 रुपए, लेकिन तुम्हें मार्केट में से सिर्फ कितने रुपए मिले, 24 रुपए। तो बताओ ऐसे में तुम्हें फायदा हुआ है नुकसान हुआ, उल्टा क्या हो गया, नुकसान हो गया 3 रुपए का। तो ये तुम्हारा लाभ नहीं है, ये तुम्हारी क्या मानी जाएगी, हानि। ब्रैकेट में लिख लो भाई हानि, है ना, सही लिखा है ना शायद मैंने, अब ये पता नहीं मुझे मात्रा इधर की तरफ आती है उधर की तरफ आती है ना, लिख लेना तुम्हें तो पता होगा, इंटेलिजेंट बच्चे हुई, है ना। ये तो बात हुई स्थिति 1 की, अब हमें एक्सप्लेन करनी है स्थिति नंबर 2। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मैं कुछ खास खास चीजें रब कर रहा हूं, हम क्यों सारा रब करें, देखो मैंने ये रब कर दिया, है ना, चलो कर ही देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे, है ना, ये लिखा रहने देते हैं। चलो एक लाइन छोड़कर लिखो अब स्थिति नंबर 2। कौन सी स्थिति है भाई, बहुत ही बुरी स्थिति है, क्या करें, हॉस्पिटल में गया हुआ है बंदा, मरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तैयार का मतलब ये नहीं कि उसने लिपस्टिक लगा ली है, तैयार का मतलब ये है कि उस बंदे से रहा नहीं जा रहा मरने से, मर जा भाई, कुछ देश का कल्याण हो, जनसंख्या कम हो। ठीक है, तो देखो स्थिति नंबर 2 के आगे लिखो, बताओ अब वो उत्पादन कितनी इकाइयों का करेगा, 10 इकाइयों का, दिख रहा है, लिखो जब उत्पादन की 10 इकाइयां बनाई जाती हैं, जब उत्पादन की 10 इकाइयां बनाई जाती हैं, कितनी इकाइयां बनाई जाती हैं, 10 इकाइयां, है ना, ऐसा लग रहा होगा मैं नाच रहा हूं, है ना, नाच नहीं रहा, पढ़ा रहा हूं मैं, इल्जाम मत लगाओ। तो देखो 10 इकाइयां बनाई जाती है, फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले बताओ टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल को जोड़ना पड़ेगा। मुझे बताओ कितने मार्जिनल जोड़ूं, सारे के सारे नहीं, कितनी इकाइयां बनाई जा रही हैं, 10 इकाइयां, तो शुरू के कितने मार्जिनल जोड़ूं, 10 मार्जिनल जोड़ूं। मुझे बताओ
शुरू के 10 किया, सारे के सारे मार्जिनल कितने चल रहे थे, 12 चल रहे थे। तो देखो 12 प्लस 12 प्लस 12, बताओ कितनी बार लिखना पड़ेगा, 10 बार ना। मैं तो नहीं लिख रहा, तुम लोग लिखते रहो। देखो बोर्ड पे 12 12 12 ना, 10 बार लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधा टोटल करके लिख रहा हूं बोर्ड पे। देखो 12 को 10 बार ऐड करोगे 120 बनेगा ना। यकीन नहीं आता तो करके देख लेना भाई। 12 12 12 कितनी बार ऐड करोगे, 10 बार, तो सीधा बनेगा 120 रुपया। कितना रुपया भैया, 120 रुपया, 120 रुपीज। ठीक है, तो फटाफट से इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके मुझे दे दो, फिर तुम्हारे पूरे साल की फीस माफ, है ना। हालांकि तुम दोगे नहीं, बहुत चालू इंसान हो, हिसाब किताब लगा लोगे, हर कोई लगाता है। तो टोटल रेवेन्यू आ गई 120। जैसे मैंने लिखा है ना 3 बार 12 12 12, तुम लोग ऐसे मत लिखना, तुम लोग पूरा 10 बार लिखो इसे फटाफट से, अपना पेन मत बचाओ। देखो 10 बार लिख लो फटाफट से, मैंने डैश बना दिया, तुम लोग के रजिस्टर में मैं चेक कर सकता हूँ, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा लिखने में, इसलिए लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। तो टोटल रेवेन्यू तो हो गई 120 रुपया। कितना भैया, 120 रुपया। ठीक है, तो देखो अब मैं बनाऊंगा टोटल कॉस्ट। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो टोटल कॉस्ट बनाने के लिए मैं ये रब कर दूं, मुझे जगह चाहिए भाई इस बार, है ना। मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो तुम्हें मालूम है टोटल कॉस्ट का भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होता है। किसको ऐड कर देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को। मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। ये बात तुम्हें मरते दम तक भूलनी नहीं है। जब तुम मर रहे होंगे तब भी तुम्हें क्या याद होगा, तब भी तुम जाते समय क्या है ना भाई, कि मुझे मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट आती है, बात मालूम है, अब मुझे जाने दो, है ना। तो ये चीज होनी चाहिए, इसे कहते हैं पढ़ने की इच्छा शक्ति होना। तो देखो जोड़ देते हैं मार्जिनल कॉस्ट। बताओ सारी की सारी मार्जिनल कॉस्ट जोड़ोगे, नहीं, इतना पागल मत बनो। शुरू की 10 मार्जिनल कॉस्ट, देखो शुरू की 10 मार्जिनल कॉस्ट, बताओ शुरू की 10 मार्जिनल कॉस्ट। भाई मैं क्यों मेहनत करूं, हम तो नहीं करते मेहनत। शुरू की 10 लिख लोगे, चलो तुम भी क्या याद रखोगे भाई। मैं शुरू की 10 तो खैर नहीं लिखने वाला, मैं 3 4 लिखकर दिखा रहा हूं, 15 12 10, है ना। शुरू की 10 इकाई तक लिख लो भाई, जितनी भी आ रही है ना। मैं टोटल बता देता हूं, 10 मार्जिनल को जोड़कर टोटल कॉस्ट आएगी 100 रुपए। कितने रुपए की कॉस्ट आएगी, 100 रुपए की कॉस्ट। फटाफट से इसमें 100 रुपए की मल्टीप्लाई करके मुझे मत दो, हाँ वैसे भी दे नहीं रहे तुम, रहने दो। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 100 रुपए। अब मुझे बताओ प्रॉफिट देखना है। अब तुम्हें मैं फिर से वही बोलूंगा, लाभ का फॉर्मूला मुझे मालूम है, पी आर माइनस टी सी। भाई टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, बच्चा बच्चा जानता है आजकल ये फॉर्मूला, है ना। लोग शाहरुख खान के बारे में इतना नहीं जानते जितना इस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं, जो बुद्धिमान लोग है ना। तो देखो टोटल रेवेन्यू कितनी है, 120 रुपया। कितना, 120, 120 रुपीज। और टोटल कॉस्ट कितनी है, ये रही टोटल कॉस्ट 100 रुपए। बताओ 120 में से 100 रुपए गए, कितने रुपए का फायदा हुआ, 20 रुपए का फायदा। ये है सही मायने में उत्पादक का संतुलन। क्यों, क्योंकि इसी बिंदु पर उत्पादक के संतुलन की दोनों शर्तों का निपटारा हुआ था, और अब ये मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया। पहली स्थिति में लॉस आ रहा था, दूसरी स्थिति में सही मायने में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। इसलिए यहां पर उत्पादक का संतुलन हुआ है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैथमेटिकली फॉर्म भी तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब बस इसकी क्या बची हुई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब देखेंगे इसका ग्राफ, है ना। मतलब कहने का ये है कि जिस बिंदु के बाद एमसी की वैल्यू बढ़ती है वही बिंदु क्या कहलाता है, संतुलन का बिंदु। दो जगह एमसी और एमआर बराबर होती है, एक जगह तो एमसी एमआर बराबर है,
दूसरी इकाई पर, और एक जगह MC और MR बराबर है 10वीं इकाई पर। लेकिन संतुलन किस पर बन रहा है? 10वीं पर। क्यों? क्योंकि 10वीं इकाई के बाद MC की वैल्यू बढ़ रही है, MC की वैल्यू बढ़ रही है। अब थोड़ा टेक्निकली देखना, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हटकर है। ऐसा ग्राफ पहली बार आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा रुक के ड्रॉ करना जब मैं पूरा बना दूं। तुम्हें मालूम है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR बराबर होता है MR के। AR किसके बराबर होता है? MR के। तो जो और वैसे भी जो मैंने टेबल बनवाई है उस टेबल के अंदर MR की वैल्यू हर बार क्या चल रही है? 12 चल रही है ना। अपने टेबल के अंदर देखो, MR की वैल्यू मैंने क्या ले रखी है? 12, और MR हमेशा कैसा रहता है? सेम, क्योंकि MR बराबर होता है AR के, और AR किसके बराबर होता है? प्राइस के। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्राइस हमेशा कैसा रहता है? सेम, मतलब कीमत एक समान चलती रहती है, यानी कि ये हमारा क्या है? प्राइस है, कीमत। ठीक है, अब देखो ये तो हुई बात MR की। अब मुझे प्लॉट करना है MC। तुम्हें मालूम होगा MC की जो शेप होती है वो U शेप होती है। जब हम MC कर्व बनाते हैं, MC का वक्र बनाते हैं, तो वो वक्र किस शेप का बनता है? U शेप का। U शेप मतलब पहले गिरता है फिर बढ़ता है ना। पहले तो घटता है और घटने के बाद बढ़ता है। तो देखो तुम्हें MC वक्र बनाना है U शेप का, तो पहले तो घट रहा है और घटने के बाद बढ़ रहा है। तो रफली कैसी शेप आ रही है? रफली मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली तुम्हें यू ही बनाना है, यू। ठीक है, यू की तरह बोला गया है दिखने में, है ना। अब तुम्हें मालूम होगा ये 2 पॉइंट पर ये जो मैंने MC बनाया है, ये जो मैंने मार्जिनल कॉस्ट का वक्र बनाया है, MC का वक्र बनाया है, ये MR को 2 पॉइंटों पर कट कर रहा है। एक तो इस पॉइंट पर कट कर रहा है ना, और एक दूसरे पॉइंट पर और कट कर रहा है, एक यहां पर कट कर रहा है। तो 2 पॉइंटों पर कट कर रहा है। पहले पॉइंट पर मैं मान लेता हूं क्वांटिटी Q1 और दूसरे पॉइंट पर मान लेता हूं क्वांटिटी Q2। मुझे बताओ, देखो इधर यहां पर कट करने का मतलब है कि MC और MR यहां पर भी इक्वल है। यहां पर कट करने का मतलब है कि MC और MR यहां पर भी इक्वल है। दोनों पॉइंटों पर कट कर रहा है, इसका मतलब दोनों पॉइंटों पर MC और MR क्या है? इक्वल है, बराबर है। तो संतुलन हो सकता है। लेकिन जरा देखो, इस बिंदु के बाद MC का ग्राफ नीचे गिर रहा है ना। MC के ग्राफ का मतलब नीचे गिरने का ये है कि MC की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, MC की वैल्यू घट रही है। अब इस बिंदु पर देखो, इस बिंदु के बाद MC का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ गिर रहा है या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है? देखो, इस Q2 के बाद MC का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ना कि नीचे की तरफ घट रहा है। इसका मतलब सही मायने में संतुलन बिंदु कौन सा है? Q1 है या Q2 है? सही मायने में संतुलन बिंदु हमारा क्या माना जाएगा? Q2, क्योंकि इस बिंदु के बाद MC की वैल्यू बढ़ रही है। और तुम्हें मालूम है उत्पादक संतुलन की यही तो डेफिनेशन होती है कि MC और MR बराबर होने चाहिए, और उस बिंदु के बाद MC वक्र मतलब कि सीमांत लागत बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर अप्लाई कर रखी है हमने लेवल 1 और यहां पर अप्लाई कर रखी है लेवल 2। ये आउटपुट का लेवल 1 है और ये आउटपुट का लेवल 2 है। ठीक है, यहां पर हम दिखाते हैं, तो मैं मालूम है, अब बनाना शुरू कर दो डायग्राम। उत्पादन की इकाइयां, मतलब एक्स एक्सिस पर तो क्या दिखाते हैं? उत्पादन की इकाइयां, और वाई एक्सिस पर तो मैं मालूम है क्या दिखाते हैं? एक तो मार्जिनल कॉस्ट और एक मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, MC और MR। अब ये ग्राफ कंप्लीट है,
तो देखो मैंने तुम्हें उत्पादक संतुलन के लिए टेबल बनवाई, टेबल के बाद मैंने उत्पादक संतुलन का एक्सप्लेनेशन कराया, है ना, और एक्सप्लेनेशन के बाद ये ग्राफ वगैरह बनवाया। इतना करने से हमारे पूरे 6 नंबर के मार्क्स कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं ग्राफ के बारे में भी लिखवाऊंगा, मतलब कि थोड़ा बहुत क्या करवाऊंगा, एक्सप्लेन। कौन सा प्लेन? एक्सप्लेन। ठीक है, वाई प्लेन नहीं, एक्सप्लेन। तो ये सारी बातें एक्सप्लेन वाली नोट में लिखनी है। अगर ग्राफ रह गया है तो वीडियो पॉज करके बना लो, और अगर सभी बच्चों का हो गया है तो लिखो नोट के अंदर नंबर 1 पॉइंट लिखो। तुम्हें मालूम है ना, मैंने ये बात पहले बता रखी है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, हालांकि जब मैं बाजार वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं दोबारा से बताऊंगा, लेकिन एक दो बातें तो तुम्हें पहले से ही जान लेनी चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो कीमत होती है वो कीमत कभी नहीं बदलती। वो कीमत कैसी रहती है? एक समान। कीमत हमेशा क्या रहती है? एक समान। और वो कीमत किसके बराबर होती है? याद है ना, मैंने ये बात प्रूफ भी करवाई थी कि ए आर किसके बराबर है? प्राइस के, है ना, ए आर इक्वल टू प्राइस। ठीक है, तो लिखो नोट नंबर 1 के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, जैसा कि हम जानते हैं, जानते हो ना भाई, तुम कुछ ना जानते, जैसा कि हम जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत एक समान रहती है, मतलब कि उसकी कीमत कभी नहीं बदलती। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत एक समान रहती है, इसलिए ए आर और एम आर का वक्र, देखो बोर्ड पे, ए आर और एम आर दोनों का वक्र कीमत के बराबर होता है, और कीमत कैसी चल रही है? एक समान, इसलिए इसकी लाइन भी कैसी है? बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसलिए ए आर और एम आर का वक्र एक सीधी रेखा बनाया गया है। कई बार पेपर में आ चुका है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर और एम आर का वक्र सीधी रेखा क्यों होता है, तो तुम्हें यही बताना है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत कैसी रहती है? एक समान। इसलिए ए आर और एम आर का वक्र एक सीधी रेखा बनाया गया है, एक सीधी रेखा बनाया गया है। ठीक है, अब लिखो नंबर 2, नोट के अंदर ही चल रहा है भाई, लिखो नोट के अंदर नंबर 2, एमसी का वक्र यू आकार का होता है। बोर्ड पे लिखा हुआ है यू आकार, बोर्ड पे, है ना, एमसी का वक्र यू आकार का होता है। एम आर तथा एमसी ग्राफ के अंदर दो स्थितियों में समान दिखाए गए हैं। बोर्ड पे देखो, दो स्थितियों में समान, एक तो Q1 स्थिति और एक Q2 स्थिति, है ना। एमसी का वक्र यू आकार का होता है। कौन से आकार का होता है? यू आकार का, यू आकार का होता है। एम आर तथा एमसी ग्राफ के अंदर दो स्थितियों में समान दिखाए गए हैं, दो स्थितियों में समान दिखाए गए हैं। कितनी स्थितियों में समान दिखाए गए हैं? दो स्थितियों में समान दिखाए गए हैं। जब उत्पादन की इकाइयां Q1
तथा Q2 है ना। देखो Q1 पर भी MR और MC एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब एक समान है, और Q2 पर भी MR और MC एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब एक समान है। लेकिन संतुलन कौन से वाले पर होगा? Q2 पर। दो स्थितियों में समान दिखाए गए हैं जब उत्पादन की इकाइयां Q1 तथा Q2 है। उत्पादन की इकाइयां Q1 तथा Q2 है। ठीक है, अब लिखो नंबर 3। नोट के अंदर ही चल रहा है नंबर 3, पूरा एक्सप्लेनेशन नोट के अंदर। नोट के अंदर लिखो अब नंबर 3 में, Q1 वह बिंदु है जिस पर MR MC एक दूसरे को काट रहे हैं। आजकल हर एक इंसान एक दूसरे को काट रहा है, वैसे भी है ना। काटने का मतलब ये नहीं कि चक्कू से एक दूसरे की गर्दन काट दी, वैसे चक्कू से कटती भी नहीं है ना। आजकल की गर्दनें काफी मजबूत है, तलवार से कटती हैं। Q1 वह बिंदु है जिस पर MR MC एक दूसरे को काट रहे हैं, अर्थात बराबर हैं, है ना। काटना मतलब मैथमेटिकली बोलते हैं कि एक दूसरे को ग्राफ काट रहे हैं, और इकोनॉमिकली बोलते हैं कि एक दूसरे ग्राफ पर ये इक्वल है। ठीक है, MR MC एक दूसरे को काट रहे हैं अर्थात बराबर हैं, परंतु MC वक्र MR से नीचे गिर रहा है। दिखाई दे रहा है ना, देखो Q1 पर क्या हो रहा है, देखो Q1 के बाद बताओ ग्राफ MC का नीचे गिर रहा है या ऊपर बढ़ रहा है? MC का ग्राफ नीचे गिर रहा है, और नीचे गिर रहा है तो ये संतुलन नहीं है। परंतु MC वक्र MR से नीचे गिर रहा है, तो ये बिंदु संतुलन का बिंदु नहीं हो सकता है। तो यह बिंदु संतुलन का बिंदु नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो Q2 पर क्या हो रहा है, Q2 पर ऊपर बढ़ रहा है, ये है संतुलन, है ना। लिखो नंबर 4 और लास्ट पॉइंट नोट के अंदर, लास्ट पॉइंट लिखो, Q2 वह बिंदु है जिस पर MR MC एक दूसरे को काट रहे हैं। वैसे तो आज के समय में हर एक व्यक्ति एक दूसरे को काट रहा है ना। MR MC एक दूसरे को काट रहे हैं अर्थात बराबर हैं, अर्थात बराबर हैं, और MC वक्र MR से ऊपर बढ़ रहा है। तुम देख रहे हो ना, MC का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ना कि नीचे। MC वक्र MR से ऊपर बढ़ रहा है। कहां पर बढ़ रहा है? ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में उत्पादक का लाभ अधिक होगा, जैसा कि हमने देखा भी था न्यूमेरिकली, है ना, सॉल्व करके अभी। उत्पादक का लाभ अधिक होगा तथा यह बिंदु उत्पादक संतुलन कहलाएगा, तथा यह बिंदु उत्पादक संतुलन कहलाएगा। कौन सा संतुलन कहलाएगा? बिल्कुल ठीक, उत्पादक संतुलन। यह बिंदु उत्पादक संतुलन कहलाएगा। कौन सा संतुलन? उत्पादक संतुलन कहलाएगा।